हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होगे। यदि आप यूजीसी नेट जून 2023 अर्थशास्त्र में पेपर दिला रहे हो और यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व प्राप्त करना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद जी सर में जुड़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, देर ना करते हुए आज से हम प्रत्येक दिन 10 या 15 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्राप्त होते रहेगा, वो भी फ्री में। आज हम दिसंबर 2019 जो प्रश्न आया था उस प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हो, प्रश्न पहला है, पिकाक वाइजमैन परिकल्पना में विस्थापन प्रभाव में यह समाविष्ट है। अर्थात पिकाक वाइजमैन जो परिकल्पना दिया गया था 1961 में, उस 1961 में जो विस्थापन प्रभाव है, उस विस्थापन प्रभाव का अर्थ क्या है, सीधा सा प्रश्न। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा, एलन टी पिकाक और जैक वाइजमैन ने सन 1961 में, किसमें 1961 में सार्वजनिक व्यय के अपने सिद्धांत में विस्थापन प्रभाव के बारे में जो है चर्चा किया था। उनका कहना था कि युद्ध के समय सरकार जो है अधिक राजस्व प्राप्त करना चाहती है और अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए वो जो है क्या करती है जी, करों की दरों में वृद्धि कर देती है। चूँकि सरकार कर की दर में वृद्धि करती है तो इसका जो है जनता विरोध नहीं करती, क्योंकि जनता को पता रहता है कि सरकार को जो है युद्ध के समय राजस्व की प्राप्ति आवश्यक है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, युद्ध समाप्त हो जाता है। युद्ध समाप्त होने पर भी सरकार जो है क्या नहीं करती, करों की दर में कमी नहीं करती। फिर भी जो है क्या बोलना चाहिए, जो जनता है वो क्या नहीं करता जी, सरकार का विरोध नहीं करता, क्योंकि वो पुराने जो कर था उस कर का भुगतान करने का आदी हो जा रहता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन प्रभाव कहते हैं। अर्थात सरकार जो है कर की दरों में वृद्धि करने पर जनता क्या नहीं करती, विरोध नहीं करती है। और जब युद्ध खत्म हो जाता है तो जनता जो है उस कर के भुगतान का आदी हो जाने के कारण कर की कमी नहीं होने पर भी वो सरकार क्या बोलना चाहिए, जनता सरकार का विरोध नहीं करती। इसे ही हम कहते हैं विस्थापन प्रभाव। अर्थात इसका सही आंसर है सार्वजनिक व्यय एवं कराधान के पुराने स्तर से अधिक नए एवं उच्च स्तर की ओर झुकाव। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा प्रश्न है, किस तिथि अथवा वर्ष में भारत में जीएसटी प्रभावशाली हुआ था। तो जैसे दोस्तों आप लोग सब जानते हो कि जीएसटी अर्थात गुड सर्विस टैक्स, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे जो है भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को पूरे भारतवर्ष में प्रभावशील हुआ था या लागू किया था। ठीक है, तो इसमें कुछ और चीज़ याद रखना है आपको कि जीएसटी जो है संविधान संशोधन 101 के द्वारा जो है क्या किया था जी, पारित किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 279 ए जोड़ा गया था जी, 279 ए जो है जोड़ा गया था और 279 ए जोड़कर वस्तु एवं सेवा कर परिषद का जो है क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, याद करना है कि 101वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 279 ए जोड़कर अप्रत्यक्ष कर जीएसटी जो है लागू किया गया था। जीएसटी में राज्यों की क्षतिपूर्ति के लिए है ना, आधार वर्ष जो है 2015 और 16 रखा गया है। देखिए, जब जीएसटी लागू हुआ तो बहुत सारे राज्य हैं उनको हानियां हो रही थी प्रारंभिक अवस्था में, तो इस हानि को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को जो है क्या करती है, उनको क्षतिपूर्ति दिलाती है। तो क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए जो आधार वर्ष रखा गया है वो कितना है जी, 2015-2016 रखा गया है। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, भारत के NSSO द्वारा बेरोजगारी के अनुमान के लिए प्रयुक्त नहीं की जाने वाली विधि का पहचान कीजिए। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया कि भारत जो है NSSO
जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है ना, वो क्या करती है जी, बेरोजगारी का अनुमान लगाती है। तो बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए किस आधार को जो है हम नहीं मानते, ठीक है। तो याद रखना है कि बेरोजगारी के लिए अनुमान लगाने के लिए हमारे पास 3 विधियां होती है जी। पहला, वर्तमान दैनिक स्थिति, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, प्रायिक मुक्त और सहायक स्थिति, ये 3 विधियां होती हैं। जबकि वर्तमान मासिक स्थिति जो होती है वो बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए नहीं होता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित उपागमों में से किस उपागम में फिलिप्स वक्र विश्लेषण जो है सही उतरता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारा फिलिप्स वक्र है वो अनुकूली प्रत्याशा में सही उतरता है या युक्तिमूलक प्रत्याशा में जो है सही उतरता है। तो जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि फिलिप्स वक्र जो होता है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक था द रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ चेंज इन मनीवेज रेट इन यूनाइटेड किंगडम में मजदूरी तथा बेरोजगारी के मध्य जो संबंध है, उस संबंध को जो है फिलिप्स वक्र ने क्या किया था जी, विश्लेषण किया था। उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मजदूरी दर और बेरोजगारी के मध्य जो है क्या संबंध जी, विपरीत संबंध पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास दो था, एक अनुकूली प्रत्याशा है और दूसरा क्या है जी, युक्तिमूलक प्रत्याशा है। तो अनुकूली प्रत्याशा का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्रीडमैन ने किया था, ठीक है। अनुकूली प्रत्याशा का प्रतिपादन किसने, प्रोफेसर फ्रीडमैन ने किया था। और उनका कहना है प्रोफेसर फ्रीडमैन का कहना है कि फिलिप्स वक्र अल्पकाल में तो सत्य होता है ना जी, जो फिलिप्स वक्र है वो अल्पकाल में सत्य होता है, किंतु दीर्घकाल में बेरोजगारी तथा मौद्रिक मजदूरी के मध्य किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं पाया जाता है, ठीक है। अर्थात अनुकूली प्रत्याशा जो है एक प्रकार से प्रोफेसर फिलिप्स वक्र में सही उतरता है, जबकि युक्तिमूलक जो प्रत्याशा है ना, युक्तिमूलक जो प्रत्याशा है उसके अनुसार बेरोजगारी तथा उसके अनुसार जो है फिलिप्स वक्र जो है अल्पकाल में भी क्या नहीं होता, सत्य नहीं होता है। इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा केवल ए, ठीक है। अर्थात अनुकूली प्रत्याशा जो है फिलिप्स वक्र में सही उतरता है। अगला हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे पास 2 ऑप्शन दिया है। पहला है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने से हुई हानियों के प्रति किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये सही है ना। दूसरा है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सभी कर्जदार एवं गैर कर्जदार दोनों किसानों की उनकी धारिता पर ध्यान दिए बिना क्या करता है जी, उपलब्ध करता है जी, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो NAIS अर्थात राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है वो आया था 1999-2000 में। कभी कभी यहाँ से प्रश्न जो है सही जोड़ी मिला हुआ के भी आता है, तो याद रखना है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये कब आया था जी, 1999-2000 में। तो इसका उद्देश्य क्या था जी, तो इसका मुख्य उद्देश्य था प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने से हुई हानियों से किसानों को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। मतलब मान लेते हैं कि देश में बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाती है, तो इससे जो किसानों के फसल हैं उन फसलों को जो हानियाँ होती है उन हानियों से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही हमने क्या किया था, हमने लाया था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। तो इस तरह से ये तो हमारा सही हो गया। दूसरा है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना सभी कर्जदार एवं गैर कर्जदार दोनों किसानों को उनकी धारिता पर बिना ध्यान दिए, है ना, उनको जो है क्या करती है जी, कवर करती है। तो इस तरह से पहला और दूसरा दोनों हमारा क्या है जी, कथन सही है, अर्थात हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। हमारा 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यापार नीति का परिणाम सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं पर एक विशिष्ट प्रशुल्क एवं एक एडवलोरम प्रशुल्क दोनों लगाने के रूप में सामने आता है। आपका आंसर दिया है प्रभारी प्रशुल्क, दूसरा है आपका राजस्व प्रशुल्क, तीसरा यौगिक प्रशुल्क और चौथा है मौद्रिक प्रशुल्क या नॉमिनल टेरिफस। तो याद रखिए जो प्रशुल्क है ना, वो 3 प्रकार के लगता है।
सबसे पहला मूल्यानुसार प्रशुल्क, अर्थात जब आयातित वस्तुओं के मूल्य पर क्या लगता है जी, प्रशुल्क लगाया जाता है। जब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश मंगाते हैं और उसके मूल्य के आधार पर हम क्या लगाते हैं जी, प्रशुल्क लगाते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, मूल्यानुसार प्रशुल्क कहलाती है। दूसरा विशिष्ट प्रशुल्क, अर्थात जब किसी आयातित वस्तु की मात्रा के आधार पर हम क्या लगाते हैं जी, प्रशुल्क लगाते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, विशिष्ट प्रशुल्क कहलाती है। और जब आयातित वस्तु के मूल्य और मात्रा दोनों के आधार पर प्रशुल्क लगाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक प्रशुल्क कहते हैं। अर्थात हमारा तीसरा आंसर जो है क्या हो जाएगा जी, सही हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 7वां, जनांकिकी लाभांश का परिघटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखिए, जनांकिकी लाभांश क्या होता है कि जब कार्यशील आयु अर्थात 16 वर्ष से 64 वर्ष की जनसंख्या में जब वृद्धि होती है, जब किसी देश में जो कार्यशील आयु है अर्थात जो कार्य करते हैं 16 वर्ष से लेकर 60 वर्ष या 64 वर्ष की आयु तक, तो उसकी दर में वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं जी, जनांकिकी लाभांश कहते हैं। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, अर्थात कार्यशील आयु की जनसंख्या में वृद्धि को हम क्या कहते हैं जी, जनांकिकी लाभांश कहा जाता है। तो देश में जनांकिकीय लाभांश में वृद्धि होने से क्या फ़ायदा है, तो सबसे बड़ी फ़ायदा है कि आश्रिता अनुपात जो है क्या हो जाती है जी, घट जाती है। ठीक है, जब देश में कमाने वाले अधिक होंगे तो उससे जो आश्रित रहने वाले हैं उसकी संख्या में क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब आश्रिता अनुपात घट जाती है तो उससे देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार की मात्रा में भी जो है क्या होती है जी, बढ़ोतरी होती है। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, कर के प्रभाव से संबंधित क्या है, मतलब कर के प्रभाव किससे संबंधित है ना। तो कर के प्रभाव जो है अंततः कर देने वाले व्यक्ति अथवा समूह से जो है क्या होता है जी, संबंधित होता है। ठीक है, कर के प्रभाव मतलब जो व्यक्ति कर का भुगतान करता है उससे संबंधित जो होता है कर का प्रभाव होता है। अब बेसिकली देखा जाए तो कर के प्रभाव जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका करापात और दूसरा होता है आपका कराघात। करापात मतलब क्या हो जाता है जी, कि जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उस कर की राशि जो है दूसरे पर विवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उस कर की राशि को जो दूसरे व्यक्ति पर टाल दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं जी, करापात कहा जाता है जी। जबकि दूसरा होता है कराघात। तो याद रखना है, घात अघात याद रखो, है ना। अर्थात कि जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वही व्यक्ति जो है कर का भुगतान करता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, कराघात कहते हैं। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ देता है कि करापात क्या होता है, कराघात क्या होता है। तो करापात का अर्थ होता है कि हम जो है कर की राशि को दूसरे व्यक्ति पर डाल सकते हैं, है ना, विवर्तित कर सकते हैं। जबकि घात खुद को लगता है, अर्थात जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है उसी व्यक्ति द्वारा कर का भुगतान किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, कराघात कहते हैं। तो इस तरह से आज हम जो है यूजीसी नेट जून 2023 के लिए जो दिसंबर 2019 में 8 प्रश्न आया था, इस 8 प्रश्न को हमने क्या किया है जी, कवर किए हैं। आगामी दिनों में और अधिक मात्रा में हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है हल करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और यूजीसी नेट में आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।